बीते कई दिनों से गुजरात में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खासतौर से सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन हालातों में जगह जगह लोगों को बाढ़ से प्रभावित इलाकों से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बेहिसाब बरसात ने सूरत की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहरों में गलियां थी, लेकिन अब गलियों की जगह दरिया बह रहा है। लोगों के घर में पानी घुस गया है, बाजार डूब चुके हैं और चारों ओर पानी है और बेहिसाब परेशानी है। सूरत के कई इलाकों में सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी है। भगवान का घर तक डूब गया है। सैलाब के बीच जगह जगह वाहन भी फंसे हैं। सूरत के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भारी बारिश के कारण बने हालात को बयां करने के लिए काफी है। चारों ओर पानी भरे होने के कारण 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। आप देखेंगे तो जो रोड पर एक कार पार्क की गई थी, वो कार भी पानी की चपेट में आ चुकी है और कार को स्वाभाविक तौर पर नुकसान भी हुआ होगा। पानी अंदर चले जाने से देखेंगे लोग यहाँ से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे तो ये स्कूल है और ये स्कूल में भी पानी जा चुका है। हालांकि प्रशासन ने बारिश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे शहर के और जिला के जितने भी सूरत में स्कूल हैं सभी बंद करने का आदेश कल ही जारी कर दिया गया था। इन हालातों के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमों के जवान देवदूत बनकर लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। सूरत जिले के मांगरोल तहसील के बाकल गांव में एसडीआरएफ की टीम ने 21 लोगों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। सरथाना इलाके के आदर्श हॉस्पिटल से भी 43 छात्रों को फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें बताती है कि शहर से पानी को निकालने के इंतजाम इसी पानी में डूब चुके हैं। तभी तो सूरत शहर समंदर जैसा दिखाई दे रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सूरत शहर और जिले के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया है। अब गुजरात के ही दूसरे शहर जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए। जूनागढ़ जिले में 19 में से 16 डैम ओवरफ्लो हैं। ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। ओजत, शाहपुर वीर डैम के सभी 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मेरे पीछे की तरफ जो बांध है उसके शॉट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं जूनागढ़ में मौजूद हूं और जूनागढ़ में सबसे बड़ी जो गांवों के लिए मुसीबत साबित हो जाती है हर साल, वही ओजत नदी का ये जल बहाव है। और ओजत नदी के ऊपर जूनागढ़ में बने हुए ओजत शाहपुर वीर डैम की ये तस्वीर है। खास करके इस डैम की बात करें तो जिस प्रकार से बीते 5 से 7 दिनों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से सभी 10 जो दरवाजे हैं वो ओजत शाहपुर वीर डैम के खोल दिए गए हैं। अब जूनागढ़ के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। करीब 100 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 50 गांवों से संपर्क टूट चुका है। हजारों लोग पानी में जहां तहां फंस गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। जूनागढ़ की तरह ही डांग जिले के हालात भी बिगड़े हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ा है। मैदान तालाब हो चुके हैं और शहर समंदर। सड़कों पर पानी भरे होने के चलते 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। डांग जिले में नदियों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। पानी का फ्लो बढ़ा तो अंबिका नदी का वाटरफॉल एक्टिव हो गया, जिससे आसपास के 40 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे डांग डिस्ट्रिक्ट में कल से बारिश लगातार शुरू हुई है। उसमें से आज सुबह 23 तारीख का हम आंकड़ा देखते हैं तो हमारे तीनों तालुका में आवा, वघई और सुबीर में तीनों तालुका में 2-2 इंच बारिश गिरा हुआ है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में 2 वाटरफॉल है, एक वघई में गिरा धोर है और इस सुबीर तालुका में जो गिरमाल धोर है, दोनों एक्टिव हो गए हैं। नवसारी में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नदियों में आए उफान के अलावा जबरदस्त बारिश से रिहायशी इलाकों में भी सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। लोगों के घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। यहाँ तक कि भगवान का घर भी सैलाब में समा गया।
तो जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, जो नदियाँ हैं, नवसारी की पूर्णा है, कावेरी है और अंबिका नदी जो है वो उफान पे है यहाँ पे। और जितने भी नीचे के इलाके हैं वहाँ पे पानी भर चुका है। बिलीमोरा का देसरा इलाका है, नवसारी का दशहरा टेकरी इलाका है और भूतफड़िया इलाका है। जो भी जहाँ भी जाओ आप पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बाढ़ के बीच लगातार लोगों को रेस्क्यू करके शेल्टर होम भेजा जा रहा है। जल भराव के चलते स्टेट हाईवे से लेकर ग्रामीण इलाकों तक करीब 80 से ज्यादा रोड बंद कर दिए गए हैं। सारी जिले में कल से जो वेदर डिपार्टमेंट ने हमें रेड अलर्ट दिया था उस हिसाब से पिछले 24 घंटे में अराउंड 160 mm एवरेज बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा खेरगाम तालुका में 240 mm के आसपास बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से और डांग में जो बारिश होती है उसकी वजह से जो हमारी नदियों में पानी आता है उस हिसाब से जिले में अभी 2 तालुका में 150 के आसपास लोगों को टेम्परेरी शिफ्ट किया गया है। बरसात का दौर जारी है और लोगों की मुसीबतें भी बनी हुई है। सवाल ये है कि बाढ़ वाली इस परेशानी से लोगों को निजात कब मिलेगी। सूरत से संजय सिंह राठौर, जूनागढ़ से अतुल तिवारी, नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सैलाब ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि इंसान हो या फिर बेजुबान हर कोई बेहाल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के गांव डूब गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और शहर के शहर समंदर बन रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल हालात में प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। जब नजर की हद तक पानी ही पानी नजर आए, खेत खलियान, फसलें, मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूब जाए तो इंसान की परेशानी क्या होगी, इसे इन तस्वीरों में देखिए और समझिए। इंसानों के साथ बेजुबानों की जान भी संकट में है। भरूच के अंकलेश्वर में जब सैलाब की घुसपैठ हुई तो पानी की तेज धार के साथ ये घोड़े भी पानी के बहाव के साथ बह गए। मेरे घोड़े इधर पीछे चल रहे थे, पानी का बाढ़ आया, उसके अंदर घोड़े बह गए मेरे। और अभी थोड़ी देर पहले ही बहे हुए घोड़े। कितने घोड़े? 4 घोड़े। भरूच में मानो समंदर उतर आया है। हाईवे से लेकर शहर की सड़कें तक पूरी तरह जलमग्न है। बस्तियां पानी में समा गई हैं। रेस्क्यू टीमें स्थानीय लोगों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। भरूच में बारिश ऐसी आफत बनकर आई, क्या शहर, क्या गांव, क्या वीआईपी कॉलोनियां और क्या स्लम एरिया, हर जगह मुसीबतों का सैलाब आ गया है। जल भराव की स्थिति है। हम यहाँ पे खड़े हैं, वो विस्तार है इंदिरा नगर की झुपड़पट्टी। ये स्लम विस्तार है, करीबन 200 से ज्यादा यहाँ पे मकान है और सभी मकान है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ के जो स्थानिक रईस है उनका बताना है कि यहाँ पे सुबह से जब से बारिश शुरू हुई तब से पानी का जल भराव होना स्टार्ट हुआ और अब दोपहर तक पानी की कोई निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पानी है उसकी वजह से सभी लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। लोगों के घर डूब गए हैं। अब ये लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 200 से 250 मकान है झोपड़पट्टी में, हजारों की संख्या में लोग रहते, सब अभी रोड पे ऊपर बैठे हुए हैं और कोई आया नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया है प्रशासन की ओर से, ना कोई बूढ़े बच्चे को पूछा है, ना किसी को भी खाना, बिना खाए पिए सब खड़े हैं, सब बारिश में ही सब है। पिछले साल से भी ज्यादा हो रहा है पानी और कोई निकल नहीं है इसका। सब आधी रात से सब बाहर है, बच्चों वाले बूढ़े सब बाहर है, बारिश में भीग रहे हैं सब। मौसम विभाग ने भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। आनंद में इसी तरह के हालात हैं। यहाँ लंबे समय से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब ये बदरा बरसे तो ऐसे जमकर बरसे कि लोगों की जान पर बनाई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। सड़कें, बाजार, चौक चौराहे हर जगह पानी ही पानी है और मुश्किल में जिंदगानी है। आप प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर ये जहाँ पर भी जो जल भराव की स्थिति है वहाँ के
के जो रास्ते हैं वो फिलहाल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो साथ ही एहतियात के तौर पर जो भी अधिकारी है, जो आला अफसर है, उनको भी बोरसद में रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए फरमान जो है वो जारी किया गया है। इन हालातों के बीच जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जहां जहां लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। આજરોજ સવારે 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાની વચ્ચે આશરે 324 mm જેટલી વરસાદ બોરસદ તાલુકામાં પડી છે। બાકી જિલ્લામાં પણ વરસાદ છે, પણ આટલી બોરસદ જેટલી નથી। અને બોરસદ તાલુકામાં આટલા માટે એસડીઆરએફની પણ એક ટીમ અહીંયા આવી ગઈ છે, જે નીચાણના વિસ્તારમાં જ્યાં જ્યાં પાણી ભર્યું છે, તમે પણ લગભગ 4 કલાકમાં 12.5 પોણા 3 इंच જેટલી વરસાદ થઈ છે। यहाँ परिस्थिति हमारे काबू में है और 14 इंच से ज़्यादा बारिश जब हुई है तो थोड़ी जगह में ऐसी है कि जहाँ पानी जो डूबने वाला विस्तार है उसमें पानी गिरा है, लेकिन उसमें वो भी तंत्र काम कर रहा है, वो मशीनरी भी काम कर रही है और हमारे जो जनप्रतिनिधि है ये सभी भी काम कर रहे हैं। आनंद के शहरी क्षेत्र में भारी बारिश से निचले इलाकों में सबसे ज्यादा संकट है। जो लोग सैलाब में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए मोटर बोट के साथ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। बडोदरा में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी है कि स्कूली बच्चों की गाड़ी भी सैलाब में फंस गई। बडोदरा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला अंडरपास पानी से लबालब भरा है। गलियों में भी पानी का पहरा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मकरपुरा, मांजलपुर और रावपुरा जैसे कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोग बेहाल हैं। अब नर्मदा जिले में करजन डैम की गर्जन देखिए। जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के गेट खोलकर 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी डाउन स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में आए गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हम लोग करजन डैम पे, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि करजन डैम है जिसके 4 गेट खोल के 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 50,000 जो क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से करजन नदी में उफान आया है। दरअसल करजन नदी जो कैचमेंट का जो इलाका है जहां पे भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से करजन डैम का जो लेवल है 109 मीटर पार कर गया है। और इसकी वजह से जो डैम के जो 4 गेट है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो 4 गेट है वहां से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से करजन नदी में उफान आया है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लोगों को अभी इस भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 25 जुलाई के लिए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में रेड अलर्ट है। और जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर हालात का जायजा लिया है। भरूच से गौतम डोडिया, आनंद से हिताली शाह, बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश की वजह से द्वारका जिले के खंबालिया इलाके में एक घर ढह गया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और इस बचाव अभियान को चलाया गया। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद मलबे से 3 शवों को निकाला जा सका। साथ ही साथ 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बोटाद में खुद को मंत्री का पीए बताकर लोगों के साथ ठगी करने के आरोप में एक पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और उनसे 43,50,000 रुपए की ठगी भी कर चुका था। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस रैकेट के तार और कहां तक फैले हुए हैं। बोटाद टाउन पुलिस स्टेशन में ये जो आईपीसी के सेक्शन 406 और 420 के हिसाब से गुना दाखिल किया गया है, उसमें जो फरियादी हेतलबेन गोहिल है उनके द्वारा ये जो फरियाद है उसमें जो बताया गया है कि
आरोपी जो भरत भाई और शिल्पा बेन, ये जो दोनों हैं, उनके द्वारा इनको नौकरी का जो लालच देने के लिए और ऑर्डर निकालने के लिए थोड़े पैसे की जो लेती देती है वो हुई थी, और उनको विश्वास में लेने के बाद उनसे कुल 8 लाख के आसपास का जो विश्वासघात है वो किया गया था। इनके अलावा टोटल 15 और जो विक्टिम्स है उनके पास से भी अलग अलग अमाउंट ली गई है। MPSW भर्ती थी। ભરતભાઈ અમને શિલ્પાબેન નામ આપેલું કે આ સેટિંગ કરી દેશે, એટલે શિલ્પાબેને અમને એવું કીધેલું કે 3 લાખ રૂપિયા થશે, 1.5 લાખ પહેલાં દેવાના, 1.5 લાખ મેરિટમાં નામ આવ્યા પછી દેવાના, પછી મેરિટમાં નામ આવ્યું નહીં એટલે અમને એવું થયું કે અમારી સાથે છેતરપિંડી થઈ છે। 26 जुलाई को पूरा देश करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का धूमधाम से उत्सव मनाएगा, लेकिन इस युद्ध की रजत जयंती के अवसर पर करगिल जिले के द्रास में 3 दिन के रजत जयंती समारोह की शुरुआत आज से हुई है। इस दौरान लाइट एंड साउंड शो के जरिए करगिल की चोटियों पर लड़े गए इस युद्ध के मंजर को सेना ताज़ा करेगी, जिसमें शहीदों के परिजन और सेना के ऑफिसर्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 26 जुलाई को लद्दाख में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। कारगिल की इन ऊंची चोटियों पर आज भी भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस की कई निशानियां मौजूद हैं। 25 साल पहले इन्हीं चोटियों पर भीषण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपने चट्टानी हौसलों से पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में जीत भारतीय सेना की हुई थी। इसी जीत को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस साल कारगिल युद्ध में मिली जीत के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज से 3 दिनों के रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत कारगिल में हो चुकी है। इस दौरान सेना कारगिल की चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराने वाले अपने नायकों को याद कर रही है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि लाइट एंड साउंड शो के जरिए कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा को यहाँ दिखाया जाएगा। मई से लेकर जुलाई तक इन्हीं चोटियों में, ये जो आप मेरे ठीक पीछे तिरंगा फहरता देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे ये तोलोलिंग की पहाड़ी है। पहली जीत भारतीय सेना को 12 जून की रात यही मिली थी, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना जिस पहाड़ी के ऊपर जाती वहीं पर ऊपर से भारी गोलीबारी होती। बड़े बड़े अधिकारी तो ये कह रहे थे कि आतंकवादियों की ये घुसपैठ है, लेकिन ये पाकिस्तान की सेना की घुसपैठ थी। और इस वीरता में, इस विजय में वो जो 155 मिलीमीटर तोप बोफोर्स हाउइट्जर्स, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस विजय में रही है। 25 वर्ष उस विजय के, जिसे आज देश न केवल नम आंखों से बल्कि गर्व से मना रहा है। इस रजत जयंती महोत्सव में सेना के बड़े अफसर और युद्ध बलिदानियों के परिजन हिस्सा लेने के लिए कारगिल पहुंचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रजत जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को द्रास पहुंचेंगे, जहां वो कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और वॉल ऑफ फेम का भी दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कारगिल युद्ध के म्यूजियम भी जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री युद्ध में शहीद हुए जवानों की पत्नियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के यहाँ पर सेना के जवानों को संबोधित करने के लिए मंच सेट किया है। सब तरह की तैयारियां हो चुकी हैं और अब मिस्र देश के जवानों को, देश की जनता को इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का, जिसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ न सिर्फ इस विजय दिवस पर शहीदों के रिश्तेदार जो है अपने शहीदों को याद करने और उनको नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपने उच्चतम बलिदान दिया था, जो शहीद हुए थे इस जंग में। कारगिल की चोटियों को पाकिस्तानी सेना से वापस लेने के लिए साल 1999 में लड़े गए युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। इस युद्ध में भारतीय सेना के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों से सेना ने हार नहीं मानी
और अपने पराक्रम का ऐसा परिचय दिया कि आज भी इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां हमें गर्व महसूस करवाती हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल से गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी।